नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर में किस प्लान की बात हो रही है जो फेल हो गया या मैं कहूं फुस हो गया। तो हम लोग उस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले उसकी पृष्ठभूमि भी जानना जरूरी है, क्योंकि बिना पृष्ठभूमि के तो ये पता नहीं चलेगा कि योजना क्या थी और फिर योजना की विफलता की बात क्यों हो रही है। देखिए, कपिल सिब्बल किस वजह से कांग्रेस छोड़े हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस छोड़कर वो निर्दलीय राज्यसभा आते हैं। समाजवादी पार्टी उनका समर्थन करती है और फिर एक नैरेटिव बनता है कि दरअसल उन्हें एक बड़े उद्देश्य के लिए लाया गया है या उनको एक बड़े उद्देश्य के लिए समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है। लेकिन एक ये भी बात चल रही थी कि नहीं, चूंकि आजम खां को अखिलेश यादव मनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कपिल सिब्बल का समर्थन किया। क्योंकि कपिल सिब्बल आजम खां के वकील रहे और उन्हीं की वजह से वो छूट कर आ पाए। तो लेकिन इस बात को नकारा जा रहा था। हालांकि जब दिल्ली में मुलाकात होती है आजम खां की और अखिलेश यादव की, तब यह बात साफ हो जाती है कि दरअसल उसमें कपिल सिब्बल ही सेतु बनी। ये खबरें रही। उसमें एक खबर यह भी थी कि साहब अब जो है शिवपाल की योजना को कपिल सिब्बल ने डेंट मार दिया। सवाल यह है, तो क्या शिवपाल की योजना को विफल करने के लिए कपिल सिब्बल का समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया था? अब सवाल यह उठता है कि शिवपाल यादव की क्या योजना थी। शिवपाल यादव आजम खां के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे की बात कर रहे थे और यह तीसरा मोर्चा असल में समाजवादी पार्टी के खिलाफ बनता, ना कि भाजपा के खिलाफ। और इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होता, चूंकि वो जो यादव मुस्लिम समीकरण है, जो समाजवादी पार्टी का कोर है, वो खिसकता आजम खां और शिवपाल यादव के साथ आने से। तो क्या इसी गठजोड़ को तोड़ने के लिए कपिल सिब्बल के बारे में कहा गया कि वो बड़ी योजना के तहत आए थे? तो अगर हम इन कयासों को अलग करें और कपिल सिब्बल के का जो इंटरव्यू है इंडियन एक्सप्रेस में उस पर गौर करें, तो उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा करेंगे और इसलिए वो किसी दल में नहीं रहना चाहते, क्योंकि दल में रहने से दलगत ठप्पा लग जाएगा और फिर वो जो जिस योजना पर वो काम कर रहे हैं उस योजना में वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो क्या ये जो विपक्षी एकता की उनकी योजना है वो सफल हो रही है? उसका टेस्ट जो है वो तो 2022 में ही हो जाएगा। अभी जो जुलाई में चुनाव होना है और उससे पहले अभी देखिए ये जो राज्यसभा के चुनाव है, इसमें टेस्टिंग तो होगी, लेकिन सबसे बड़ी टेस्टिंग तो ये राष्ट्रपति चुनाव में होना है। तो क्या वो जो योजना है वो सफल हो रही है? मुझे नहीं लगता। कैसे, उस पर मैं आता हूं। फिर बात शरद पवार की कर लीजिए। आपको ध्यान होगा कि शरद पवार ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की चर्चा की है कि साहब एक बड़ा मोर्चा बनाने की तैयारी है। और आपको अगर ध्यान हो तो जनवरी फरवरी में ममता बनर्जी ने एक पत्र भी लिखा था और उस पत्र में उन्होंने कहा था कि तमाम दलों को एक साथ आना चाहिए जिनको जांच एजेंसियां परेशान कर रही हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा भी बनाना चाहिए। और इस बात की चर्चा शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने कहा कि हम लोग एक बड़ी योजना में काम कर रहे हैं जिसमें हम लोग भाजपा के खिलाफ एक यूनाइटेड फोर्स बनाएं। और उसमें उन्होंने ममता बनर्जी के पत्र का भी जिक्र किया और उसमें उन्होंने कहा, यह भी कहा कि हम लोग अरविंद केजरीवाल और इस तरह के जो समान विचारधारा वाले दल हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। और अगर इसमें आप जोड़ लीजिए खास बात जो ममता दीदी कही कि जांच एजेंसियां जो परेशान कर रही हैं, इनके दुरुपयोग के खिलाफ भी एक मोर्चा बनना चाहिए। अब आप यही ठहरिए, जांच एजेंसियों के का जो विपक्ष का आरोप है, तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो ये जो कार्रवाई हो रही है जांच एजेंसियों की, उसमें तो कांग्रेस भी है। 8 जून की तिथि है सोनिया गांधी के हाजिर होने की। और आप गौर करिए कि कहीं से एक आवाज तक नहीं आई। वो विपक्ष जो ये आरोप लगाता है
कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष के खिलाफ। उस विपक्ष में कांग्रेस है, 26% वोट उसके पास है, और उस 26% वोट वाले 26% हम राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से बता रहे हैं, उस 26% वाली कांग्रेस के साथ कोई खड़ा नहीं है। कपिल सिब्बल वकील रहे हैं, खड़े नहीं है। शरद पवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। अलबत्ता जो अघाड़ी है उसका अपना अस्तित्व संकट में नजर आ रहा है। अब आप कहेंगे कैसे? राज्यसभा का चुनाव है, भाजपा ने 6ठा उम्मीदवार उतार दिया और शिवसेना ने भी एक, वैसे वहां जो गणित है उसमें 5 जीत सकते हैं, लेकिन एक भाजपा ने उतारा और फिर शिवसेना ने भी उतार दिया। अब समस्या यह है कि वहां से सब जीत जाए, मतलब तीनों के, शिवसेना का भी उम्मीदवार जीत जाए, कांग्रेस का भी उम्मीदवार जीत जाए और एनसीपी का भी उम्मीदवार जीत जाए। कांग्रेस के पास सिर्फ 44 वोट है महाराष्ट्र में नाराजगी बहुत है। महाराष्ट्र में लोग कह रहे हैं कि आपने मुकुल वासनिक को क्यों नहीं भेजा, ये इमरान प्रतापगढ़ी की जगह। अब उस 44 में से कोई भाग गया तो पवार साहब क्या करेंगे? इस सरकार के सूत्रधार वही हैं। अच्छा, सब कुछ स्मूथली हो यही मनाने के लिए वो गए थे, उनके नेता गए थे देवेंद्र फडणवीस के पास। देवेंद्र फडणवीस माने नहीं। शिवसेना, अलबत्ता अगर आप पूरे विपक्ष में देखें तो सिर्फ शिवसेना को दर्द है इस बात का कि ईडी गांधी परिवार को परेशान कर रही है। उसकी वजह यह है कि 2 वोट शेष बचते हैं कांग्रेस के पास। उनको यह लग रहा है कि शिवसेना, पता नहीं शिवसेना में क्रॉस वोटिंग हो गई तो कम से कम कांग्रेस का कुछ मिल जाए। और शिवसेना का जो अपना उम्मीदवार है 2 खड़ा किया, उसमें सबसे ज्यादा डर संजय राउत को खुद ही लग रहा है कि हारेंगे, जीतेंगे। और इधर उद्धव ठाकरे ने इसे नाक का सवाल बना रखा है। और फिर उधर देखिए कि एनसीपी की तरफ से आवाज आ रही है कि साहब अब जो मुख्यमंत्री होगा एनसीपी का होगा और सुप्रिया सुले मुख्यमंत्री बनेंगी। ये जो तमाम चीजें चल रही हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि शरद पवार ही सूत्रधार हैं, और जो सूत्रधार हैं अब उन्हीं के धागे में पिरोई हुई ये तीनों पार्टियां आपस में सिर फुटौल की स्थिति में आ गई हैं। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि उसे पवार साहब जोड़ नहीं पा रहे हैं क्या, क्योंकि वो भी विपक्षी एकता के लिए खड़े हैं और उस विपक्षी एकता में का जो सीमेंटिंग फोर्स है कांग्रेस, उसके लिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। अच्छा, केसीआर का अपना अलग अभियान है और उस अभियान में वो कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो मोर्चा बना रहे हैं जिसमें कांग्रेस ना हो। बड़ा सवाल यही है जो मैं पिछले कई दिनों से उठा रहा हूं, यही कि ये राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। कपिल सिब्बल भी विपक्षी एकता की बात करते हैं, शरद पवार भी विपक्षी एकता की बात करते हैं, केसीआर भी जो है विपक्षी एकता की बात करते हैं। और उस विपक्षी एकता का लिटमस टेस्ट जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव। उस चुनाव में ऐसा मालूम पड़ता है कि कांग्रेस किसी के कैंडिडेट को तो समर्थन करने नहीं जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के साथ कोई खड़ा नहीं नजर आ रहा। ऐसी स्थिति में ये विपक्षी एकता क्या परवान चढ़ेगी? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और मुझे लगता है कि वो परवान नहीं चढ़ रही है, भले ये लोग कितना भी दावा करें विपक्षी एकता का। क्योंकि आज आप ये समझिए कि सम्मान आए, मुझे लग रहा हफ्ता भर होने वाला है, लेकिन कहीं से आवाज नहीं आई। और ये आवाज ना आना ये बता रहा है कि भाजपा का उम्मीदवार चुनाव जीत रहा है और विपक्षी एकता के दावे और विपक्षी एकता का आप ये कहिए ताना बाना सिर्फ स्वांग है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है, फिर चाहे वो कोई भी करे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।